हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। उसके कारण क्या थे और कैसे उसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पीछे जो मैंने पिछले वीडियोस जो मेरे आप देखेंगे तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। आप उसको एक बार अगर समझ लेंगे तो आगे की चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये घटनाएं क्रमवार एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से, क्योंकि एक के बाद एक घटना हो रही थी और इन सब घटनाओं के पीछे जो मूल कारण था, मतलब इन घटनाओं के होने के जो कारण थे वो था देश में स्वराज को स्थापित करना, मतलब ब्रिटिश रूलर जो थे उनसे हमें मुक्ति पा लेना। ठीक है, उद्देश्य यही था। घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से हो रही थी, लेकिन मूल मकसद जो था, मूल उद्देश्य था, वो था हमें आज़ादी पानी है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का एक सबसे बड़ा जन आंदोलन था, और इस टाइम इस बड़े जन आंदोलन की वजह से ही ये गांधी युग कहा कहलाया। तो वो हम आंदोलन आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। शुरू करते हैं बिना देर किए। आप आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको भी बोलें कि वो लाइक सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियोस साथ के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि वीडियो स्किप करने का मतलब ये है कि एक चीज़ आपने छोड़ दी। ठीक है, तो चीज़ों को आप सीरियल वाइज आप पढ़ें तो ज़्यादा आसानी होगी। आपको आंसर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये कंटेंट जो बता रही हूँ, जो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका है, मैंने कोशिश ये की है कि आपको संक्षेप में सारी जानकारी दे दी जाए, जिससे आप पॉइंट जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को आराम से लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। आपका समय बहुत कीमती है, तो समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन, यही है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या जिसको आप बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, हम इसकी शुरुआत पहले समझते हैं कि असहयोग आंदोलन था क्या, क्यों शुरू हुआ। चीज़ों को सीरियल वाइज देखते हैं। नॉन कॉपरेशन, देखिए कॉपरेशन का मतलब होता है किसी का सहयोग करना। ठीक है, कॉपरेट करने के बोलते हैं थोड़ा कॉपरेट करो, यानी थोड़ा सहयोग दो। इसको को आ गया सहयोग आंदोलन। ठीक है, तो सहयोग आंदोलन हो गया, आंदोलन को भी छुपा देती हूँ, सहयोग। ठीक है, तो जो ब्रिटिश रूलर थे उन वो यहाँ पर कैसे चल रहे थे, भारतीयों के सहयोग से। ठीक है, उनकी जो इतना बड़ा उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया था, इतने समय से वो जो रूल कर रहे थे, उसका मेन कारण था भारतीयों का सहयोग। ठीक है, भारत में भारतीयों के, भाई हमारे घर में अगर कोई है तो वो हमारे सहयोग के बगैर सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, भारत में भारतीयों का सहयोग ही ब्रिटिश रूलर जो थे उसी की वजह से उनकी सत्ता थी। ठीक है, वो सत्ता में थे। ठीक है, तो गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन तैयार किया कि बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वो क्या कि हम जो सहयोग दे रहे हैं वो सहयोग को वापस ले लें। ठीक है, हम सहयोग ब्रिटिश को बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे, और यही असहयोग आंदोलन कहलाया। सबसे बड़ा जन आंदोलन ये था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके क्या कारण थे, कैसे हुआ, ये सब चीजें बारी बारी जानेंगे। 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, ऐसे तो ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि इस दिन व्यापक स्तर पे इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई।
एक इसमें ट्रेजेडी ये थी, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक उस दिन एक्सपायर भी हुए थे। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, छोटी सी जानकारी है, कभी कभी काम आ जाती है। ठीक है, तिलक एक्सपायर हो गए थे उस दिन। ठीक है, हालांकि ठीक, तो मैंने ये बता दिया आपको। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और इतना बड़ा ये आंदोलन था कि इस आंदोलन के चलते एक जो भारतीयों के मन में एक अंग्रेजों के खिलाफ डर था कि हम ऐसा करेंगे तो और कठोर नीति आ जाएंगी, वो निर्भीक हो गए। बिल्कुल उनका डर समाप्त हो गया कि अब चाहे जो भी हो, हमें तो मतलब अब इस जो ये बाह्य शक्ति है, जो ये ब्रिटिश रूलर हैं, इनको हम अपने घर से निकाल फेंकेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, असहयोग आंदोलन, जो हमारे द्वारा सहयोग दिया जा रहा था ब्रिटिश रूलरों को, वो सहयोग को वापस लेना ही असहयोग आंदोलन कहलाया। ठीक है, 1909 में, ठीक है, मैं पहले की घटना एक बताती हूँ। 1909 में जब महात्मा गांधी, इस आंदोलन को चलाने का सब जो श्रेय है वो तो महात्मा गांधी जी को है। महात्मा गांधी जी ने 1909 में एक हिंद स्वराज बुक लिखी थी। हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। ठीक है, ये तब भारत में नहीं थे, महात्मा गांधी तब भारत में नहीं थे। वो कहाँ थे उस टाइम? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने बहुत पहले, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले ही ये लिखा था कि भारत में ब्रिटिशों का शासन सिर्फ भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। जिस भी दिन भारतीय अपना समर्थन, अपना सहयोग वापस ले लेंगे, सिर्फ 12 माह के भीतर ही जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश रूलर है, उनकी नींव हिल जाएगी, उनका ढांचा स्वतः ही गिर जाएगा और भारत को स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने हिंद स्वराज में लिखी है, ये कोटेशन लिखी है, आपकी किताब में भी है। आप उसको मतलब नोट डाउन करेंगे। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जब कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो बिल्कुल उसी भाषा में आपको लिखना है, तो क्या होता है कि उससे आप पता लगता है कि एग्जामिनर को कि आपने वाकई इस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत पहले ये डिक्लेयर कर दी, उनको बहुत पहले ये आधार था, उनको ये था कि पहले से आभास था कि, क्योंकि दूरदर्शिता उनके अंदर बहुत थी। उनकी दूरदर्शिता का एक परिचय हमें खिलाफत आंदोलन के समय भी मिला कि उन्होंने देखा कि ये अवसर है कि जब हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता को स्वीकार किया और वहां पर खिलाफत आंदोलन चलाया। तो ये उनकी दूरदर्शिता का ही एक पहचान है। और जो उनके बहुत सारे उन्होंने आंदोलन चलाए, एक एक आगे की क्लासेस में हम देखेंगे और आंदोलन, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो 1909 में महात्मा गांधी ने पहले ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, कि भारत के लोग अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या होगा कि जो ब्रिटिश रूलर हैं वो अपने आप ही उनका जो ढांचा है वो अपने आप गिर जाएगा और वो लोग भारतीयों को स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है क्या। ठीक है, शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में ये एक प्रारूप बने, मतलब एक जन आंदोलन करने के लिए शुरुआत कर दी गई थी। इसका जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और इसको पूर्ण रूप से जो लाया गया वो दिसंबर, उनको मतलब तैयार करते करते और शुरू करते करते दिसंबर 20 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इन चीजों को धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, कि इसके पीछे कारण क्या थे। ठीक है, अभी देखते हैं कि कारण क्या थे। देखिए, कारण, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती। जब भी कोई चीज होगी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है, बहुत बड़े रीजन होंगे कि इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा नरसंहार जो हो रहा था, विद्रोह हो रहे थे, हड़तालें हो रही थी, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, क्या फैक्टर्स थे या क्या कारण थे, उनको देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखिए, एक तो था, हमने पहले पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध भी इसका बहुत बड़ा कारण था। प्रथम विश्व युद्ध,
ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध था 1914 टू 1918। ठीक है, इस 4 साल में अब अंग्रेजों ने यहाँ बहुत बड़े बड़े वादे किए भारतीयों से, और भारतीयों को भी ये यकीन हो गया था कि क्योंकि उनके जो नियम थे ब्रिटिश रूलरों के, वो बहुत कठोर थे, टैक्सेस बहुत हाई थे, तो उनको लगा कि हम अगर युद्ध में भाग ले रहे हैं तो जब ये ब्रिटिश रूलर जो ग्रेट ब्रिटेन जीतेगा तो हमें क्या होगा, उसके बदले कुछ उदारवादी नीतियां मिलेंगी, कुछ हमें जो हमारा शासन है वो हम सत्ता में आएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, वो अपनी बात से मुकर गए। वो हमेशा अपनी बात से, जो ब्रिटिश थे वो हमेशा अपनी बात से मुकर जाते थे। उनका क्या था, वो हमेशा अपनी बात से मुकरना, वो कभी अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते थे, हमेशा चाल खेल जाते थे। ठीक है, उनका तो था कि भाई फूट डालते रहो और अपना शासन में बने रहो। ठीक है, तो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने बहुत वादे किए कि ठीक है, हम आपको कुछ रिबेट देंगे, या जो और लोग हैं वो भी शासन में आएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर आक्रोश बढ़ गया कि हमारे लोगों की जान गई। ठीक है, और उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम जो ब्रिटिश रूलर की जो सेना थी ना, वो समझिए, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कोई टुकड़ी है उनकी सेना की, तो उसमें क्या है, एक अंग्रेज है और 2 भारतीय हैं। ठीक है, एक तो ब्रिटिश है और एक इंडियन है, सॉरी 2 इंडियन है। ठीक है, इस तरह से उनकी वो जो एक उन्होंने अपनी सेना तैयार की थी, उनका सेना का स्ट्रक्चर ये था कि 2 के ऊपर एक अंग्रेज। ठीक है, तो वहां अंग्रेज तो जो युद्ध लड़ने गए तो मूल रूप से देखा जाए तो एक तरह से इंडियन ही गए, क्योंकि इंडियन ही ज्यादा थे, ब्रिटिश तो क्या थे, थोड़े से थे, वो तो वैसे ही हार जाते। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने भारत में भी जो अपनी सेना बना रखी थी, वहां भी यही 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 उनका पैटर्न था। मतलब हमारे लोगों को हमारे ही खिलाफ भड़काया और हमारे ऊपर ही गोलियां चलवाते थे। ठीक है, ब्रिटिशरों का क्या था कि वो हमारे ही लोगों से, हमारे लोगों पर ही गोलियां चलवाते थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो उन्होंने वादे किए, एक तो उनको पूरा नहीं किया। उनके वादे क्या थे कि आपको सत्ता में लाएंगे, कुछ उदारवादी नीतियां लाएंगे। उदारवादी नीतियां कैसे, जैसे टैक्स कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो शासन में कठोरता है उसमें भी कुछ कंसेशन लोगों को मिलेगा, कुछ छूट मिलेगी, कुछ ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। जो आर्थिक संकट था उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक कारण तो प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रथम विश्व युद्ध आप एक बार पुराना वाला वीडियो एक बार देख लेंगे और उसके बाद इस चीज को पढ़ेंगे और आसानी होगी। ठीक है, चलिए, और किताब जरूर पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है वो इतनी उसमें डिटेल में चीजें दी हुई हैं कि आपको मतलब सिर्फ अगर वो देख लें और कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दूसरा कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, हम थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट भी इस असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था। रॉलेट एक्ट था जिसको ब्लैक लॉ या मार्शल लॉ, इन सब नामों से हम जानते हैं। मार्शल लॉ या फिर काला कानून, ब्लैक लॉ, है ना, काला कानून। ठीक है, ये भी 1919 में पारित किया गया था। किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसके द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, इसको क्यों पारित किया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, आप उसको समझिए। रॉलेट एक्ट पारित किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और इमीडिएट, ये काउंसिल किसकी थी? ये काउंसिल ब्रिटिशरों की थी, है ना। तो ब्रिटिशरों ने ये रॉलेट एक्ट इमीडिएट पास किया था सिर्फ उन विद्रोहियों नहीं, उन आतंक जो हमारे देश में उस समय उनके हिसाब से तो विद्रोही थी, लेकिन हम तो आज़ादी चाहते थे ना। ठीक है, तो हमारे जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे
उनको डराने या उनको उनकी जो नीतियां थी उनका आगे प्रचार प्रसार ना हो सके, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति को सिर्फ एक शक की बिना पे, एक शक हो गया कि ये बंदा आगे चल के विद्रोह कर सकता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। ये इस रॉलेट एक्ट का जो कानून था वो ये था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का कानून यही था कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक की बिना पर, कि शक है उस पे, और उसको जेल में डाल दिया जाता था। उस व्यक्ति को अपील की कोई भी, उसकी सुनवाई की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, वो अपील भी नहीं कर सकता था। उसको ये भी नहीं पता होता था कि किसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, उसको ये भी जानने का अधिकार नहीं था। आज अगर किसी को कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि भाई इसने, फला आदमी ने मुकदमा किया है आपके ऊपर। ठीक है, आपको पहले से पता होता है चीज़ें, लेकिन उस टाइम ऐसा भी नहीं था, और आपको अपील करने की भी पूरी सुविधा होती है। तो उस समय ये जो नियम लाया गया उसमें ये था कि आप उस अपील भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट बहुत कठोर था। ठीक है, अब उनको डर हो गया था कि अगर इसके खिलाफ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी गांधी जी ने क्या किया था, एक शांतिपूर्ण हड़ताल करनी थी उन्होंने। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में शांतिपूर्ण ढंग से एक हड़ताल होनी थी। ठीक है, ये हड़ताल कब होनी थी? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये हड़ताल होनी थी। ठीक है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होनी थी। इसमें कोई उन्होंने, क्योंकि गांधी जी तो वैसे ही अहिंसावादी थे, उन्होंने बोला कि कोई भी अहिंसा नहीं की जाएगी। असहयोग आंदोलन का जो मूल मंत्र था वो ये भी था कि हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। उनका मानना था कि अगर हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी हथियार की या शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। ये महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि उन्हें अपने बात को रखने के लिए, न्यायपूर्ण, अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी भी शारीरिक बल या हथियार की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चूंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने एक शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने 6 अप्रैल को अमृतसर में एक हड़ताल का आयोजन किया। वहां हड़ताल हो भी गई। ठीक है, दुकानें बंद हो गई, सब चीजें हो गई। उनको ब्रिटिशरों को क्या लगा कि अगर ये चीजें चलती रहीं, ठीक है, इस बंद के चलते क्या होगा कि ये और भी ज्यादा इनकी शक्तियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, भारतीय जो है वो मजबूत हो जाएंगे। तो उस समय 10 अप्रैल को ये बंद चल रहा है, और एक दिन की हड़ताल थी। उसके बाद 10 अप्रैल को किसने, डायर ने, वाइस जो डायर था, जनरल डायर, उसने अमृतसर की कमान संभाल ली थी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल को एक हड़ताल होनी थी, वो हो गई, और उससे क्या हुआ, अंग्रेज डर गए थे। ठीक है, अंग्रेजों को डर भी था, उनको पता था कि अगर ये एकजुट हो गए, इसीलिए वो एकजुट नहीं होने देना चाहते थे। वो एकजुट नहीं हो, वो चाहते थे कि ये बटे रहें और चीजों में, इधर उधर की चीजों में पड़े रहें। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ये चीजों को कि कैसे वो छुआछूत और इस भावनाओं को भी आगे ही रखना चाहते थे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल को उन्होंने ये चीजें, 6 अप्रैल को हड़ताल की, और अंग्रेजों के मन में ये डर हो गया। उस समय अमृतसर में जो जनरल डायर था उसने अपनी कमान संभाली, और एक जो जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकल रहा था, उस पर गोली चलवा दी। उस गोली चलवाने से विद्रोह जो था वो और भड़क गया। ठीक है, कि भाई हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो हम कर रहे हैं, और उसके ऊपर जब वो उन्होंने गोली चलवाई तो ये विद्रोह और भी भड़क गया। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे बढ़ते, रॉलेट एक्ट समझ गए। एक कारण ये था, कारण मैंने आपको बताया, एक कारण प्रथम विश्व युद्ध था, दूसरा रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट क्या था वो भी मैंने आपको बताया। रॉलेट एक्ट भी एक मुख्य मुद्दा था असहयोग आंदोलन का। अभी ऊपर मैं एक बार रब कर रही हूँ, ऊपर देखते हैं। देखिए, थर्ड एक जो बड़ा रीजन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सभी ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये वैसे तो सभी जितने भी आंदोलन हैं या जितने भी इस तरह की चीजें हैं, वो एक बार सुनने में हमारी जो
मतलब आत्मा है उसको झकझोर देते। पर जलियांवाला बाग हत्याकांड उनमें से एक है जो मतलब सबसे ज़्यादा सुनने में जो ऐसा लगता है कि रूह कांप जाती है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई, मैंने आपको बताया कि अभी पीछे नीचे बता दिया मैंने आपको कि 10 अप्रैल को क्या हुआ। 10 अप्रैल 6 अप्रैल को तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि और जगह हड़तालें और ये चीज़ें चलने लगी पूरे शहर में, पूरे जगह जगह। ठीक है, तो 10 अप्रैल को जो जनरल डायर था उसने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल, ठीक है, डेट्स का जरा ध्यान रखिएगा आप लोग। 13 अप्रैल, 7 साल की डेटें हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, बैसाखी मेले के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, बैसाखी मेला लगता है, बैसाखी मेले के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित थे। बेसिकली वो थे बैसाखी मेले के लिए, लेकिन वहां पे कुछ क्रांतिकारी लोग भी थे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ी जनसभा थी तो उनको लगा कि यहाँ पर अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैसाखी मेले में भी लोग थे और साथ में क्रांतिकारी लोग भी थे। ठीक है, दोनों लोगों थे। ठीक है, क्रांतिकारी लोग भी थे। और जब जनरल डायर को ये पता लगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी जनसभा, और उसको ये लगा कि ये जनसभा अगर आयोजित की गई और लोगों को संबोधन मिला और चीजें क्या होगा कि बंद, हड़तालें और इस तरह की चीजें और भी ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो आह्वान करेंगे, वो क्रांतिकारी आह्वान करेंगे कि अब हमें ब्रिटिश रूलरों से मुक्ति पानी है। उनके लिए ये गोष्ठियां, ये आयोजन किए जा रहे हैं। तो इस में क्या किया उसने, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ना, वो ये ऐसे था। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली जगह है, ये एक बाग है। इसमें सिर्फ एक गेट है, बाकी चारों तरफ क्या है, ऊंची दीवारें थी। जो दीवारें हैं ये काफी ऊंची हैं। ठीक है, इधर से जनरल डायर ने एंट्री की और इस गेट को बंद कर दिया। ठीक, इस गेट को बंद कर दिया और वहां जितने लोग थे उन पर लगातार गोलियां बरसाई। कहा जाता है कि 10 मिनट तक लगातार शूटिंग वहां पे उन लोगों पर गोलियां बरसाई गई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। कोई रास्ता नहीं था निकलने का। एक बड़ा नरसंहार हुआ। साथ में वहां पे एक कुआं था, लोगों जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। उस कुएं में भी लाशों के ढेर लग गए। ठीक है, तो इस तरह से जनरल डायर ने सिर्फ अपनी दहशत बनाने के लिए, अपनी इन द सेंस कि ब्रिटिश रूलरों की दहशत बनाने के लिए भारतीयों के दिल में कि ये हमसे डरे, इतना बड़ा कांड हुआ। जैसे ही ये समाचार बाहर पहुंचा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, पूरे उत्तर भारत में लोग सड़कों पे आ गए। हड़तालें की, तोड़फोड़, बंद सारी चीजें शुरू हो गई। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीजें शुरू हो गई, पूरा उत्तर भारत। और फिर धीरे धीरे करके वो उत्तर भारत से शुरू होकर पूरे व्यापक, मतलब पूरे भारत में व्यापक रूप से शुरू हो गई ये चीजें। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैसाखी के में जो लोग आए थे मेले में वो भी थे और क्रांतिकारी भी थे। उन क्रांतिकारियों को सिर्फ एक डराने के लिए, उनमें के मन में ब्रिटिश रूलरों की प्रति खौफ हो, सिर्फ इसलिए जनरल डायर ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो एक ये कारण भी था कि भाई आप बिना सोचे समझे, बिना किसी कारण से किसी के ऊपर खुलेआम गोली चलवा देते हैं। तो ये सब जो मेन फैक्टर्स थे, ये थे असहयोग आंदोलन के मेन तत्व। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें समझा पाऊं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या हुआ। विरोध होने लगे। ठीक है, अब विरोध होंगे, टकराव होने लगा। देखिए, ठीक है, तो विरोध होने लगे और जगह जगह सड़कों पर लोग उतर आए। बहुत विद्रोह हुआ, बहुत बहुत नरसंहार हुआ। आगे उन्होंने गांधी जी ने इसी दिशा में, अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने बोला, अब विद्रोह तो बन गया था, चूंकि मैंने आपको बताया 1 अगस्त
1919 में ही इस की शुरुआत हो गई थी। एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि हमें उनसे असहयोग करना कैसे। अब बारी आती है कि कैसे असहयोग हमें शो करना है, कैसे प्रदर्शित करना है अपना असहयोग। तो असहयोग प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया क्या करो आप लोग, दो दिशा में काम करो। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज सब बनवाए हुए थे, तो उन स्कूल कॉलेजेस में ही बच्चे जाते थे, तो वहां वो पढ़ाया जाता था जो वो लोग चाहते थे। ठीक है, ऑब्वियसली अगर उनकी वो अपनी नीतियों को ही पढ़ाते थे। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज उन्होंने बोला कि कोई भी भारतीय बच्चा उनके स्कूल कॉलेजों में नहीं जाएगा, उनके स्कूल और जो उनके कॉलेज हैं उनमें नहीं जाएगा। ठीक है, उनमें नहीं जाएगा। ठीक, जो उनकी अदालतें थी, न्यायालय थे, उसमें कोई भी वकील वकालत के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, कोई नहीं जाएगा। ठीक, इस तरह से मद्यपान नहीं करना। उन्होंने एक और बताया कि मद्यपान, अंग्रेजों ने एक काम और भी किया था जो खराब कार्य था कि वो शराब की लत लगवा दी थी भारतीयों को। ठीक है, ये जो शराब का प्रचलन है ये पाश्चात्य से ही आया हुआ है। ठीक है, तो मद्यपान जो था, कोई भी व्यक्ति मद्यपान नहीं करेगा, वकील अदालत नहीं जाएंगे। जो उन्होंने उपाधियां दी थी, क्योंकि मैंने वो आपको पहले ही बताया, प्रथम विश्व युद्ध में भी और आगे सेना में वो क्या करते थे, हमारे लोगों को ही भर्ती करते थे और हमारे लोगों से ही हमारे लोगों पे गोली चलवाते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति उनके कार्यालयों में काम नहीं करेगा, मना कर देगा। उन्होंने जो उपाधि, क्योंकि वो लोग ना एक उपाधि जो उनके कार्य होते थे उनके लिए एक वो पोस्ट देते थे, उपाधि यानी पोस्ट, तो उस पोस्ट की क्या करेंगे, वापसी कर देंगे, हम वो पोस्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, उपाधियां जो उनकी पोस्ट थी वो उनको वापस कर दी जाएंगी। ठीक है, कोई नाई और आपका माली या कोई भी उनके जो भी है, जो सर्वेंट वाले काम करते थे उस समय, सेवक थे, वो उनके घर, उनके ऑफिस में कहीं भी नहीं जाएंगे। इस तरह से चीजें होंगी। ठीक है, एक और उन्होंने बोला कि विदेशी माल का विरोध, विदेशी माल को बहिष्कार, शब्द है उसमें बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल बहिष्कृत कर देना, बाहर निकाल फेंकना। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने असहयोग आंदोलन में की। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें लोग ना एक मत नहीं थे। ठीक है, स्कूल कॉलेज में जाने से बच्चों को मना कर दिया, तो बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि अगर स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाएंगे तो वो अशिक्षित रह जाएंगे, जो कि क्योंकि अभी पता नहीं था कि कितने समय और कितने लंबे और समय चलना है ये आंदोलन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब देखो उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्य किए वो भी है। एक तो उन्होंने बोला सबसे पहले कि हम राष्ट्रीय शिक्षा के लिए काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर हर तरह से एकजुट होकर राष्ट्रीय शिक्षा की ओर कार्य किया। जो आज आप भारत में जगह जगह अलग अलग प्रांतों में विद्यापीठ वगैरह जैसी संस्थाएं देखते हैं, ये उसी समय की देन है। ठीक है, ये उसी समय की देन थी। आजकल की तरह स्कूल के स्ट्रक्चर उस समय नहीं थे, क्योंकि इतने संसाधन उस समय नहीं थे। वो क्या करते थे कि जहाँ भी उनको जगह मिली वो शिक्षा वहाँ से शुरू कर देते थे। उन जगहों पे जो भी उनके पास कम संसाधन में उन्होंने शिक्षा को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये था विद्यापीठ जैसी बड़ी संस्थाएं जो आज बड़ी संस्थाएं बन गई हैं, ये उसी समय की देन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा की दिशा में उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए, सभी नेता मिलकर। क्योंकि कुछ नेता इन चीजों से, मतलब इन कुछ नियमों से वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि जैसे अगर स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे तो अशिक्षित रह जाएंगे। सही भी बात है, पता नहीं कितने समय लंबे समय चलना था। तो ये इस दिशा में एक ये कदम उठाया गया। मद्यपान उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो शराब, प्रत्येक व्यक्ति को ये बताया गया, मतलब जन प्रसार के माध्यम से, इन आंदोलनों के माध्यम से, घर घर जाकर, जैसे भी मतलब उस समय के जिस तरह के भी संसाधन थे, जिस तरह से भी वो लोगों से जुड़ सकते थे, उन्होंने जगह जगह छोटी छोटी बैठकें की, है ना, और उनको बताया कि मद्यपान आपको नहीं करना है। ठीक है, एक इसमें
एक और है आत्मनिर्भर भारत बनाना। तो आजकल भी आप लोग बहुत देखते हैं आत्मनिर्भर, है ना, कि आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने किया। अब देखिए विदेशी माल का बहिष्कार उस समय में क्योंकि उपनिवेश के लिए वो लोग आए थे, भारत के लोगों को गांधी जी और उनके जितने भी साथ के लोग थे, जितने भी सहयोगी थे, सबने भारतवासियों से ये अपील की कि कोई भी व्यक्ति विदेशी चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा, ना तो विदेशी कपड़ा पहनेंगे, ना विदेशी कोई सामान यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें हम अपने यहाँ बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, रोजगार भी मिलेगा, यानी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उस समय सबसे ज़्यादा कपड़े का उन्होंने बहिष्कार, उस समय में आप देखेंगे कपड़े का 1922 के आसपास कपड़े का एक बहुत बड़ा बहिष्कार आया और बहिष्कार हुआ। ठीक है, तो खादी खादी पहनने का उन्होंने आग्रह किया, खादी पहनने का आग्रह, ये उनमें से एक था। आग्रह क्यों किया कि उससे क्या होगा कि जो एक सूत उत्पादन था, क्योंकि सूत तो खूब होता है हमारे यहाँ, तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। भाई हर किसी को अगर काम मिलेगा तो आत्मनिर्भरता स्वयं आ जाएगी। ठीक है, आत्मनिर्भरता स्वयं आ जाएगी। तो इस दिशा में उन्होंने इस तरह से काम किया। ये उनका स्ट्रक्चर था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, यानी स्कूल कॉलेज की दिशा में उन्होंने काम किया, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जैसी बड़ी संस्थाएं बनाने में, बड़ी संस्थाएं क्या, उस समय तो उन्होंने छोटे से शुरुआत की, आगे आगे वो धीरे धीरे चलते गए और धीरे धीरे वो विकसित होते गए। ठीक है, आप मद्यपान का उन्होंने विशेष मना किया, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या किया था कि इस तरह की नीति अपनाई थी कि वो नशे में रहेंगे और हम उनसे अपना काम निकलवाएंगे। ठीक है, उनकी तो अंग्रेजों की ये नीति थी। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि आप मद्यपान बिल्कुल नहीं करेंगे। वकील या जो भी उनके यहाँ के लोग थे, उन्होंने वकीलों को स्पेशल अपील की कि आप लोग अदालतों में नहीं जाएंगे। ठीक है, और विदेशी माल का मैंने जैसे भी बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप बाहर के ना यूज़ करके आप अपने देश में बने चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा कि स्वतः ही उनका ढांचा चरमराने लगेगा, क्योंकि वो आए उपनिवेश के लिए हैं। जब उनको सहयोग, इसको असहयोग को उन्होंने कैसे बढ़ावा दिया, क्या स्ट्रक्चर था उसका, ये इसकी जानकारी। तो क्या कारण थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये किस तरह से उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने आज आपको डिस्कस किया। इसमें एक और अभी जो है टॉपिक, वो ये है कि इसका आगे इसका जो असर आया, मतलब जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र थे, ठीक है, तो वो और व्यापक स्तर पे कैसे फैला, इस ये वाला टॉपिक मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसमें क्या है कि गांधी जी और उनके जितने भी साथी थे, उन्होंने बहुत विशेष योगदान दिया और पूरी जान लगा दी कि हम आगे बढ़ें और जो हमें आज़ादी, जो हमारा मूल उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त करें। ये असहयोग आंदोलन गोरखपुर में जाकर समाप्त हुआ। गोरखपुर में समाप्त होने का इसका एक कारण है, एक छोटी सी चीज़ और है, वो मैं बता देती हूँ आपको। ये मैं एक बार करती हूँ। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहाँ लिख देती हूँ। चूंकि हड़तालें बंद और लोग सड़कों पे आ गए थे, तो बहुत टकराव हो रहा था उनका, अंग्रेजों के साथ बहुत टकराव हो रहा था। चौरी चौरा कांड हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि विद्रोह हो रहा था और अंग्रेजों से और क्रांतिकारी जो विद्रोही थे उनका टकराव हो गया। उस टकराव के कारण चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में विद्रोहियों ने आग लगा दी। ठीक है, विद्रोहियों ने आग लगा दी। उस आग लगाने के कारण वहां 22 लोग मारे गए, 22 पुलिसकर्मी जो हैं वो मारे गए। कितने कर्मी मारे गए? 22। चूंकि ये जो गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, ये जो बड़ा जन आंदोलन था, ये अहिंसावादी था, उनको ये आंदोलन 1922 में स्थगित करना पड़ा। ठीक है,
1922 में चौरी चौरा कांड के कारण ही, चौरी चौरा कांड भी हम आगे डिस्कस करेंगे, चौरी चौरा कांड के कारण ही ये जो जन आंदोलन था, ये असहयोग आंदोलन था, गांधी जी को स्थगित करना पड़ा। इससे जो कई बड़े दिग्गज नेता थे, जो दिग्गज जो नेता थे, वो बहुत रुष्ट भी थे, वो बहुत रोष प्रकट कर रहे थे, जिसमें से सुभाष चंद्र जी मेन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि जब जो विद्रोह है, जो हमारा आंदोलन है, वो अपने चरम पर है, उस समय गांधी जी ने ये आंदोलन को स्थगित कर दिया है, ये ठीक नीति नहीं है। उनको बहुत रोष था इस बात का। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे असहयोग आंदोलन क्या है, क्या कारण थे, कैसे शुरू हुआ, उसके क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर था, जो आधार था उसका शुरू करने का, उसको कैसे किया गया। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ रह गई है या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगली क्लास में हम मिलेंगे। ये जो असहयोग आंदोलन अलग अलग जगहों पर कैसे विस्तारित हुआ, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।